हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के 50 पार्ट की। तो फ्रेंड्स, अपन अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दिया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और आपके अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सके और अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। और साथ में जितने भी न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा वॉच करें और वॉच करने के साथ साथ में इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन बटन, जैसे आने वाले जितने वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन की आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, अपन अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज की अपनी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जगत मोनेरा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। आपको कथन ए दे रखा है कि जगत मोनेरा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं और इसका कारण दे रखा है इसके अंतर्गत आने वाला साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में विशेष भूमिका निभाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपको इस तरह से दे रखा है कि आपको एक कथन दे रखा है, कथन के साथ में उसका कारण दे रखा है। तो उस कथन के अकॉर्डिंग उसके कारण को जानकर के आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन से सही है। अगर कारण सही है और तो जो उसका जो कथन सही है तो कारण उसका राइट होना चाहिए, और अगर कथन गलत है तो कारण उसका सही होना चाहिए। तो अपन इसके जानते हैं, अपन पहला है ए व आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए सही ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करें तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, यानी कि ए और आर दोनों सही है। यानी कि कहने का मतलब कथन सही है और उसका जो कारण दे रखा है वो भी सही है, और जो आर है वो एक ही एक स्पष्टीकरण व्याख्या करता है। कहने का मतलब है कि जो मोनेरा जगत होता है उसके अंतर्गत जितने भी सारे बैक्टीरियाज आते हैं वो उन सारे बैक्टीरियाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो साइनोबैक्टीरिया होता है, और वो हमेशा नाइट्रोजन फिक्सेशन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आई होप सो फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा है अपने को, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। क्या को दे रखा है? जो अमीबा जो एक कोशिकीय प्राणी होता है जिसको अमर प्राणी के रूप में जाना जाता है अमीबा को, तो वो विभंजन द्वारा जनन क्रिया करता है। तो कारण दे रखा है उसका, सभी एक कोश की जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है जो अमीबा होता है उसका कथन आपको दे रखा है कि अमीबा विभंजन क्रिया द्वारा जनन की क्रिया करता है। तो उसका कारण अपने को दे रखा है कि जितने भी सारे अलैंगिक जो विधियों जितने भी एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, है ना, सिंगल सेल्स जो प्राणी होते हैं वो सारे के सारे अलैंगिक विधियों द्वारा जनन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही, यानी कि कथन ए भी सही है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। उसका कारण जो दे रखा है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, कि दोनों कथन सही है। और जो आर उसका जो कारण दे रखा है वो ए का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। यानी कि आर एकदम सही बात कह रहा है कि जितने भी एक कोशिकीय सजीव होते हैं, कोशिकीय जीव होते हैं, वो सारे के सारे अलैंगिक विधियों द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न करते हैं। क्योंकि जो अमीबा होता है वो एक कोशिकीय प्राणी होता है और ये विभंजन की क्रिया द्वारा ही जनन की क्रिया संपन्न करता है। जो अमीबा होता है उसको डिफरेंस अमर प्राणी के रूप में जाना है, अमर जीव इसको कहा जाता है। ये यानी कि कभी भी नहीं मरता है। अगर इसके एक अंग को काट दिया जाता है तो कुछ समय में उसी अंग से एक नई अमीबा का डेवलपमेंट हो जाता है, और इसीलिए इसको अमर प्राणी की संज्ञा दी गई है। तो आई होप सो फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा दिए गए 7 विपरीत लक्षण कितने गुणसूत्रों में
उपस्थित थे। यानी कि आपको बताना है जो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको आनुवांशिकी जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले जो मटर का प्लांट है जिसका बॉटनिकल नाम पाइसम सैटाइवम होता है उसके ऊपर अपने प्रयोगों को दोहराया था और उसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के लक्षण देखे थे। तो उन्होंने इसके लिए अपने इसके विपरीत उन्होंने 7 विपरीत लक्षण देखे थे। तो उसी पे पूछा गया क्वेश्चन कि मेंडल द्वारा दिए गए 7 विपरीत लक्षण कितने गुणसूत्रों पर आधारित हैं, उनके क्रोमोसोम्स की संख्या बताने के जो उनके द्वारा जो 7 विपरीत लक्षण दिए गए थे वो कितने गुणसूत्रों पर उपस्थित थे। ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 7 और ऑप्शन 4 14। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 4, यानी कि जो 4 गुणसूत्र थे उन 4 गुणसूत्रों के ऊपर उनके द्वारा दिए गए 7 विपरीत लक्षण उपस्थित थे। आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से आपको ये बताना है कौन सा कथन असत्य नहीं है। तो ऑप्शन 1 है, शरीर के कुल ऊर्जा भाग का सर्वाधिक भाग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से 4.5 kg कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और 3 ऑप्शन है, ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 kg कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और 4 ऑप्शन है, हार्मोन्स मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन 1 है 1 और 2, बी 1 2 और 3 और सी केवल 3 और 4 डी 1 4 2। तो कहने का मतलब चारों के चारों ऑप्शन। तो आपको इनमें से कथन उस कथन के बारे में बताना जो असत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा कि यानी कि जो चारों कथन है वो चारों कथन बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य कथन है कि जो शरीर की कुल ऊर्जा का वहाँ का सर्वाधिक भाग जो भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा जो ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन होते हैं उन ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण होता है ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है उससे 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। साथ में जो ग्राम वसा की अपन बात करें अगर ग्राम वसा के अंदर ऑक्सीडेशन होता है तो उससे हमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, मुख्यतः प्रोटीन के ही रूप होते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा प्रतिरक्षी निर्मित होते हैं। नंबर 1 है मोनोसाइट, 2 लिम्फोसाइट, 3 इओसिनोफिल और डी न्यूट्रोफिल। तो आपको बताना है जो रुधिर का प्लाज्मा होता है, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है उस प्लाज्मा में जो प्लाज्मा होता है वो किसके प्रति प्रतिरक्षी के रूप में होता है, यानी कि किसके रूप में प्रतिरक्षी के यानी कि एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लिम्फोसाइट्स, यानी कि लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो प्रतिरक्षी का निर्माण करता है वो कौन होता है, रुधिर प्लाज्मा होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जैव प्रौद्योगिकी उपागम है। आपको बताना है कि जो हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी है वो एक विभिन्न किस प्रकार का उपक्रम है, यानी कि किसमें उसमें ऐसे क्या कुछ कार्य होता है जिसकी वजह से उसको एक जैव प्रौद्योगिकी का उपागम माना गया है। ऑप्शन 1 है एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, बी इंटरफेरोन के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, सी एंटीबायोटिक के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए और डी एल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। तो आपको बताना है कि जो हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी होती है वो किसके उत्पादन के लिए एक जैविक प्रौद्योगिकी के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 यानी कि एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए होता है, यानी कि जो हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी होती है उसके अंतर्गत जो क्लोनी प्रतिरक्षी होते हैं, क्लोन बनाने के लिए जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तरीय प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। तो फ्रेंड आपको बताना है जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का संबंध किसके साथ में है, किससे उसका संबंध है। ऑप्शन 1 है सुपर मानव के समाज की स्थापना से,
बी रंग भेद पर आधारित नस्लों की पहचान करने से, सी मानव नस्लों में आनुवांशिक सुधारों से, और डी मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान व मानचित्रण से। तो बात करते हैं अपन जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है उसका संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि जो मानव जीन्स होते हैं और उनके द्वारा जो उपग्रह होते हैं उनकी पहचान करने के मानचित्र के माध्यम से, मतलब मानचित्र के जरिए या फिर और उनकी जो अनुक्रम होते हैं उनकी पहचान के द्वारा जो एक कार्य है, प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान की जाती है, साथ में मानचित्रण के माध्यम से उनका अध्ययन किया जाता है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है केशर का वानस्पतिक नाम क्या है। नंबर 1 कुरकुमा लोंगा, 2 क्रोकस सैटाइवस, 3 बेटुला मोनोस्पर्मा, और 4 कार्थेमस टिक्टोरियस, और 5th है एकेशिया कटेचू। तो आपको बताना जो केशर होता है, केशर जो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर साइड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं केशर, तो और इसको अपन बहुत से में भी यूज करते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज करते हैं, अन्य कार्यों में भी यूज करते हैं। तो जो केशर होता है उसका वानस्पतिक नाम यहाँ पे पूछा गया है, इसका बोटनिकल नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसके बोटनिकल नाम की अपन बात करें तो इसका बोटनिकल नेम होता है, ये होता है ऑप्शन 2 क्रोकस सैटाइवस होता है। क्या होता है, क्रोकस सैटाइवस। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो केसर होता है उसका बोटनिकल नेम क्या है, तो क्रोकस सैटाइवस होता है। डियर फ्रेंड्स, कई बार इसको उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि क्रोकस सैटाइवस किस पादप का बोटनिकल नेम है, तो केसर का वानस्पतिक नाम क्या है, क्रोकस सैटाइवस है। अन्य ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है कुरकुमा लोंगा। तो आप सभी जानते हैं कि जो कुरकुमा लोंगा होता है वो हल्दी का बोटनिकल नेम होता है, जो कि औषधीय पादप होता है, जो खाद्य पदार्थ के रूप में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में भी इसका उपयोग किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन के रूप में अपन इसका यूज करते हैं। तो कुरकुमा लोंगा किसका बोटनिकल नेम है, हल्दी का बोटनिकल नेम है कुरकुमा लोंगा है। ओके फ्रेंड, बात करें बेटुला मोनोस्पर्मा। तो जो बेटुला मोनोस्पर्मा होता है ये ढाक का फूल होता है, उसका बोटनिकल नेम होता है बेटुला मोनोस्पर्मा। यानी कि ढाक के फूल का बोटनिकल नेम क्या होता है, बेटुला मोनोस्पर्मा होता है। ओके फ्रेंड, बात करें कार्थेमस टिक्टोरियस की। तो जो कार्थेमस टिक्टोरियस होता है ये कुसुम के फूल का बोटनिकल नेम होता है। ओके, एकेशिया कटेचू की बात करें जो कत्था होता है, कत्थे की लकड़ी का बोटनिकल नेम क्या होता है, एकेशिया कैटेचू होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुरकुमा लोंगा हल्दी का बोटनिकल नेम, क्रोकस सैटाइवस जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केशर का वानस्पतिक नाम है, बेटुला मोनोस्पर्मा ढाक के फूल का बोटनिकल नेम है, कार्थेमस टिक्टोरियस ये कुसुम का फूल के बोटन का नाम है, और एकेशिया कटेचू की बात करें तो ये कत्थे की लकड़ी का बोटनिकल नेम होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी कि आपके सामने 2 सूची दे रखी है, एक सूची में रोग का नाम दे रखा है और दूसरे में उसे किस रोग के द्वारा, किस जनक के द्वारा, किस वाहक के द्वारा वो रोग होता है उसका नाम दे रखा है। तो आपको इनको मिलान करके इनका राइट आंसर बताना है। पहला है धान का स्तंभ विगलन रोग, जो ऑप्शन 1 दे रखा है इरविनिया कारोटोबोरा, बी कपास का ग्लानी रोग, 2 कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, सी गन्ने का विल्गन रोग, 3 फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम, और डी आलू का मृदु विगलन रोग, 4 स्क्लेरोसियम ओरेजी। तो फ्रेंड आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4, 3, 2, 1। यानी कि जो धान का जो स्तंभ विगलन रोग होता है, कि आपने देखा होगा जो चावल होता है, चावल का जो तने, तो उसको जो पौधे का जो तना होता है उसमें जो रोग होते हैं करेंगे उसमें गांठी सी पड़ जाती हैं। जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है ऑप्शन 4 स्क्लेरोसियम ओरिजी की वजह से होता है। किसकी वजह से, स्क्लेरोसियम ओरिजी की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। बात करें कपास का ग्लानी रोग, तो कपास का ग्लानी रोग होता है वो फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम की वजह से होता है। तो ऑप्शन बी का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 फ्यूजेरियम ऑक्सिस
पोरम। ओके फ्रेंड, बात करें गन्ने का लाल विगलन रोग, तो गन्ने का लाल विगलन रोग होता है वो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम की वजह से होता है। तो आपने देखो जो अपन गन्ना खाते हैं तो गन्ने के बीच में देखो जो उनकी गांठें होती है, आपने देखो बीच के अंदर से ऐसे लाल लाल सी उसकी गिरी दिखाई देती है, तो वो होता है गन्ने का लाल विगलन रोग। और उसके वो होता है उस रोग जनक जिसका नाम है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम की वजह से। ओके फ्रेंड, बात करें डी आलू का मृदु विगलन रोग जो इर्विनिया कारोटोबोरा की वजह से होता है। तो ओके फ्रेंड, आप समझ पाए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, धान का स्तंभ विगलन रोग स्क्लेरोसियम ओरिजी की वजह से, कपास का ग्लानी रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से, गन्ने का लाल विगलन रोग कोलेटोट्राइकम फाल्केटम और आलू का मृदु विगलन रोग इर्विनिया कारोटोबोरा। ओके फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 4 3 2 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने दो कथन दे रखे हैं, उनको आपको पढ़ना है, आपको बताएंगे इनमें कौन सा सही है या गलत है। तो ऑप्शन 1 है हेपेटाइटिस बी HIV एड्स में कई गुना अधिक संक्रामक है। यानी कि आपको जो हेपेटाइटिस बी होता है वह HIV एड्स की इससे भी ज़्यादा अधिक गुना संक्रामक रोग है। 2 हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, 3 1 व 2 दोनों, और डी न तो एक और न ही दोनों। तो इसका राइट आंसर अगर बात करें फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 व दोनों। कहने का दोनों कथन ही सही है। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो HIV एड्स से भी कई गुना अधिक संक्रामक रोग होता है, और ये रोग एक ऐसा रोग होता है जो यकृत कैंसर को जन्म देता है। यानी कि इसकी वजह से हेपेटाइटिस बी की वजह, अगर हेपेटाइटिस बी अत्यधिक ज़्यादा में फैल जाता है शरीर के अंदर, तो उससे यकृत का कैंसर होने का खतरा बना रहता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए और सही कूट का चुनाव कीजिए। ऑप्शन 1 है जॉन डाल्टन को आधुनिक रसायन का जन्मदाता कहा जाता है। 2 भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। और 3 नेफ्थलीन का पृथक्करण रेत में से ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन 1 है केवल 3 सत्य है, ऑप्शन बी 1 व 2 सत्य हैं, सी केवल 2 सत्य हैं, और डी 2 व 3 सत्य हैं। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 व 3 सत्य है। कहने का मतलब जो जॉन डाल्टन है वो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता नहीं है। इसके अलावा जो भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो कौन है, ऑक्सीजन है, बिल्कुल राइट आंसर है। और जो नेफ्थलीन होता है उसका पृथक्करण ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा किया जाता है। तो 2 और 3 जो ऑप्शन है ये दोनों सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। 2 वे तत्वीय कण जो अन्य उपकणों का निर्माण करते हैं क्वार्क कहलाते हैं। और 3 रेडियो एक्टिविता की इकाई क्यूरी, रदरफोर्ड एवं बेकुरल है। तो आपको इनमें से राइट आंसर को चूज करना है कि इनमें कौन से कथन सत्य है या असत्य है। ऑप्शन 1 है केवल 1 सत्य है, 2 1 व 2 सत्य हैं, सी 2 व 3 सत्य हैं, और डी सभी सत्य हैं। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी के सभी कथन सत्य है। यानी कि जो पोलोनियम होता है वो एक ऐसा तत्व होता है जिसमें सबसे ज्यादा समस्थानिक प्रेजेंट होते हैं। ओके फ्रेंड, इसके अलावा यानी कि ऐसे तत्व, वे तत्वीय कण जो अन्य उपकणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो अन्य उपकण के रूप में प्रेजेंट होते हैं उनका निर्माण करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्वार्क कहा जाता है। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके अलावा बात करें अपन रेडियो, ये तीसरा है रेडियो एक्टिविता की इकाई क्यूरी, रदरफोर्ड एवं बेकुरल है। तो फ्रेंड्स जो रेडियो एक्टिविता की इकाई होती है वो क्यूरी, बेक्यूरल या रदरफोर्ड होती है। अपन जान लेते हैं कि मान क्या क्या होते हैं, कि बेक्यूरल में मान क्या होता है, रदरफोर्ड में क्या होता है या क्यूरी में मान
क्या होता है? तो रदर क्यूरी, एक क्यूरी की बात करें तो एक क्यूरी में होता है 3.7 गुना 10 की पावर 10 विघटन पर सेकेंड। कहने का मतलब एक सेकेंड में उस रेडियो एक्टिव तत्व की कितना ज्यादा विघटन हो रहा है, तो उसका मान था 3.7 गुना 10 की पावर 10 विघटन पर सेकेंड होता है एक क्यूरी बराबर। बात करें एक रदरफोर्ड की, तो एक रदरफोर्ड में होता है 10 की पावर 6 विघटन पर सेकेंड। और एक बैक्यूरल की बात करें तो एक बैक्यूरल में होता है 1 विघटन पर सेकेंड। कई बार ये मान पूछ ले जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुना 10 की पावर 10 विघटन पर सेकेंड, एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10 की पावर 6 विघटन पर सेकेंड, और एक बैक्यूरल बराबर होता है 1 विघटन पर सेकेंड। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। 2, जब इनो लवण को जल में डालते हैं तो ऑक्सीजन की गैस के बुलबुले बनते हैं। 3, जल का पीएच मान लगभग 7 होता है। 4, सोडियम बेंजोएट का उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु किया जाता है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि जब इनो लवण को जल में डालते हैं तो उनमें ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं। यानी कि ये कथन असत्य है। इसके अलावा जो मांसपेशियां होती हैं उनमें अगर लैक्टिक अम्ल का एकत्रित हो जाता है तो उससे हमारे शरीर में क्या होती है? थकावट आती है। ओके, मैं कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में परिश्रम करता है तो उस परिश्रम के दौरान उसमें पसीना आता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है और उस वजह से उसको किसका अनुभव होता है? थकावट का अनुभव होता है। इसी तरह बात करें 3 ऑप्शन, जल का पीएच मान लगभग 7 होता है और सोडियम बेंजोएट का उपयोग हम खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? नंबर 1, कार्बोरंडम। 2, टंगस्टन। 3, कास्ट आयरन। और 4, नाइक्रोम। तो आपको बताने में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और तन्य है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, नाइक्रोम। यानी कि जो नाइक्रोम होते हैं, नाइक्रोम के तार होते हैं, वो बहुत ही कठोर और तन्ने होते हैं, यानी कि उनको उतारकर बहुत लंबा किया जा सकता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि अश्रु गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में जानते हैं, उसका रासायनिक नाम पूछा है। ऑप्शन 1, एसीटोफिनोन। 2, बेंजोफिनोन। 3, अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन। और 4, गामा एसिटोफिनोन। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, गामा एसिटोफिनोन। यानी कि जो अश्रु गैस होती है, जो हमारे आंखों में आंसू ला देती है, उस गैस का रासायनिक नाम होता है गामा एसिटोफिनोन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आपको बताना है जो नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है उसका किसके अंतर्गत किसमें रूपांतरण होता है? ऑप्शन 1 है ऊष्मा में। 2, यांत्रिक ऊर्जा में। 3, प्रकाश ऊर्जा में। और 4, ध्वनि ऊर्जा में। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, ऊष्मा में। यानी कि एनर्जी का जो नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है ऊष्मा के अंतर्गत होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री नली, जिसको स्ट्रा कहते हैं, स्ट्रा से मृदु पेय, यानी कि कोई भी मृदु पेय पदार्थ उसको नहीं पी सकता। तो इसका कारण बताना है कि वो उस मृदु पेय पदार्थ को स्ट्रा के जरिए नली के द्वारा क्यों नहीं पी सकता है। नंबर 1, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। 2, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। 3, चंद्रमा पर तुरंत ही पेय पदार्थ वाष्पित हो जाता है। और 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि इनमें से ऐसा कोई सा कारण नहीं है जिसकी वजह से ये स्पष्ट किया जा सके कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में नली के द्वारा मृदु पेय पदार्थ को नहीं पी सकता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? नंबर 1, उच्च आवृत्ति है। 2, उच्च आयाम है। 3, निम्न आवृत्ति है। और 4, कमजोर वाक् तंत्र, यानी कि वोकल कॉर्ड क्या होता है? कमजोर होता है। तो फ्रेंड्स की राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, उच्च आवृत्ति होती है। कहने का जो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण यही होता है कि जो उनकी जो लेंस में जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल होती है और इसीलिए उनकी आवाज़ क्या होती है? तीक्ष्ण होती है, तीखी होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन 1, सदैव ही 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 2, वायुमंडल दाब पर निर्भर होता है।
3 जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। और 4 आपेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स आपको जो जल का क्वथनांक कितना होता है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 वायुमंडल दाब पर निर्भर करता है। यानी कि जो वायुमंडल में जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उस प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि जल का क्वथनांक कितना होना चाहिए। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, 2 मिनी कंप्यूटर, 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर और 4 माइक्रो कंप्यूटर। तो आपको बताना है कि वर्तमान समय में कौन से कंप्यूटर जिनका सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी कि कहने वाला जो मेन फ्रेम है, जो एलईडी युक्त जो कंप्यूटर होते हैं उनका सबसे ज़्यादा यूज आज वर्तमान समय में किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? आप क्या वाकई में आपको लगता है वीडियो आप किसी भी फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया में ग्रुप अपने मीडियाज़ में शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो, उसके कहीं ना कहीं आपको थैंक्स कहेगा और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज है वो उन तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके अवश्य बताना। अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इससे इतना सा होगा कि मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बिल्ड होगा और मैं आपके लिए और अच्छे से ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो धन्यवाद फ्रेंड्स।